मित्रों नमस्कार। आज हम फिर से अपनी मुलाकात में कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने 8-10 शब्दों को सुना था, समझा और बच्चों को हम सौंप देंगे भी शब्द, ताकि वे उनका प्रयोग कर सकें। जब इस तरह की बात सुनते हैं तो एक स्वाभाविक उत्कंठा होती है कि आगे किस तरह के शब्द होंगे। दरअसल ये उत्कंठा शब्द भी बड़ा अजीबोगरीब है। मुझे ऐसा लगता है, या मेरे समझाने का तरीका कहिए, कि पहले ज़माने में ये साइकिल, स्कूटर, बाइक, मोटर, कार ये तो थी नहीं। सब पैदल आना जाना होता था। घर में कोई मेहमान यदि आ रहा है, आने में उसे देर हो जाती है, तो सारे घर वाले आँखों पे हाथ रखे और कंठ उठा उठा के देखते थे। उत्कंठा, जो कंठ को उठा दे, ऐसी तो तीव्र इच्छा है, उसे उत्कंठा कहते हैं। तो ये उत्कंठा आपकी भी बनी रही होगी कि आगे किन शब्दों पर विचार करेंगे। और मैं अपनी बात एक जो हमारी ये श्रृंखला चली आ रही है, इसमें एक शब्द आता है उच्छृंखल। वो उच्छृंखल भी ऐसा शब्द है कि जिसको मैंने कहानी में इस तरीके से एक घटना में पिरोया कि एक बच्चा है, माँ जानती है कि शरारती है बच्चा। जब घर में कोई नहीं होता है तो तोड़ फोड़ करता है या घी दूध को छट कर जाता है। और वो माँ जब कुएं या नदी से पानी लेने गई तो अपने घर में सांकल लगा गई ऊपर, जिसमें 3 कड़ी होती हैं लोहे की, वो सांकल लगा गई। आप जानते हैं कि सांकल को श्रृंखला कहते हैं, मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन। तो वो जो सांकल लगा के गई, और जिसे मैं कह रहा हूँ श्रृंखला कहते हैं, बच्चे ने हाथ तो जाता नहीं था, उछल उछल के उस श्रृंखला खोल दी, उच्छृंखल हो गया। कूदा, श्रृंखला खोली और घी दूध को या जो भी कुछ था उसे चट कर गया। तो माँ ने कहा बड़ा उच्छृंखल है। तो उच्छृंखल में उस श्रृंखला को खोलने का या शरारत का या इसी तरह के हरकतों के भाव वहाँ प्रतिबिंबित होता है। और अपनी पाठ्य पुस्तकों में से कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं कि अभी एक कविता आप पढ़ाते हैं, मेरा प्यारा भारतवर्ष। अब भारत की बात तो समझ में आती है, लेकिन सोचा है कभी ये वर्ष क्या है? शायद इस पर हमने तवज्जो नहीं दी और पूरे भारतवर्ष को ही हम भारत मानते हैं। दरअसल ये वर्ष जो है ये स्थानवाची शब्द है। जैसे द्वीप है, पहले 9 द्वीप थे, तो उनमें ऐसा वर्ष, ऐसा स्थान जहाँ भारत है, तो स्थानवाची शब्द होने के कारण भारतवर्ष ये एक शब्द बना। तो मित्रों, ये जो शब्दों की हम जिस श्रृंखला की बात हम करेंगे, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे लेखन में प्राय अशुद्ध हो जाते हैं। उनके पीछे श्रवण एक कारण है। मैं उदाहरण के लिए एक शब्द में देखता हूँ कि बहुत सारे साथी वो लिखते हैं अनुसूया, ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये लिखना अशुद्ध है। कोश में आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की कृति है, उसमें प्रियंवदा और अनसूया 2 पात्र हैं, तो वहाँ भी ये नहीं मिलेगा। दरअसल में मूल शब्द है असूया, असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, जेलिसी। इससे पहले अन लगा है, अन असूया। ये न जब अ के साथ जाके जुड़ गया तो न पूरा हो गया, सस्वर हो गया, तो शब्द बनेगा
अनसूया, अनसूया, ये शब्द शुद्ध है, ये नहीं। हम ध्यान रखें, जब भी कभी लिखें या बच्चों के सामने बोलें, हमारे उच्चारण में अनुसूया आता है, बच्चे उसे सुनते हैं और लिख लेते हैं गलत। अनसूया, ऐसा ही बोलें। एक और बात जो मैंने किशोरीदास वाजपेयी के हिंदी शब्दानुशासन में पढ़ी कि अन भी न से ही पैदा हुआ है। वो लिखते हैं कि ये जो न है, ये न निषेधवाची शब्द है। इस न का जब वो वर्ण विच्छेद करते हैं, शब्द को तोड़ते हैं, तो होगा न हल चिन्ह और अ, ये स्थिति हो जाती है। जो शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं, उनसे पहले अभाववाची या निषेधवाची अ लग जाता है। जैसे अहित है तो अ लग गया, अभाव भय है अ लग गया। लेकिन जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं, उनमें ये अ यहाँ आ जाता है और शब्द बन जाता है अन। इसे वर्ण विपर्य बोलते हैं, वर्ण व्यत्यय बोलते हैं। अभी जो हमने अनसूया शब्द पढ़ा था, अन और असूया, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, ये निषेधवाची, ये वहाँ से, तो न अ अन एक ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि न का प्रयोग स्वतः, अच्छा न के साथ भी मत भी आता है, लेकिन मत शब्द का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्य में होता है। मत जाओ, मत बैठो, उस मकान को मत खरीदना। जहाँ जहाँ भी आदेशात्मक वाक्य हैं, वहाँ निषेधवाची शब्द मत है। वो इस न की एक और फितरत है। आप देखेंगे कि अगर ये न पहले है तो अपने अर्थ को रखता है। न बोलो यानी मना किया जा रहा है। लेकिन यदि वो क्रिया के बाद जाता है, बोलो ना, अर्थ ही बदल गया। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी अद्भुत हैं भाषा में जो सचमुच सोचने पर मजबूर करती हैं, और जब उनका हल मिल जाता है तो आनंद आता है। कहाँ ये न आदि में आता है तो निषेधवाची हो जाता है, और यदि यही शब्द, यही वर्ण बाद में आता है तो स्वीकारोक्ति बल्कि आदेशात्मक बन जाता। बोलो ना, कहो ना, खाओ ना। तो ये भी कहीं समझने समझाने की चीज़ है, जो हम बच्चों को ये बात, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, 8वीं से आगे चले गए हैं, जिनको हम 9वीं 10वीं पढ़ाते हैं, यानी उनकी बोधगम्यता को ध्यान में रखते हुए हम ये बात उनको बताते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक बहुत और शब्द है जो प्रायः मैं देखता हूँ कि अशुद्ध लिखा जाता है। और मैं इंदौर गया तो वहाँ तो सब जगह ये लिखा है, लेकिन हो सकता है वहाँ नाम लिखा गया हो अहिल्याबाई। लेकिन शब्द क्या है? मूल शब्द तो हल है। हल जो खेतों में चलाते हैं वो हल है। ऐसी ज़मीन जिस पर हल चलाया जा सके वो हल्या कहलाती है। हल्या जो हली जा सके, जिस पर हल चलाया जा सके। और जो कठोर हो गई, वज्र हो गई, ककरेली हो गई, हल्या ना रही, अहल्या। तो अहिल्या नहीं, अहल्या, ये शुद्ध शब्द ये है। आपका रामायण भी यही बात, उसमें रामायण में लिखी है, यही कोश आपको कहेगा। तो अहल्या जिस पर हल नहीं चलाया जा सके, ऐसी ज़मीन को जहाँ पत्थर हैं, कंकर हैं, कठोर हो गई है, अहल्या कहलाते हैं, जिस पर हल नहीं चलाया जा सकता।
ऐसी को। अच्छा, एक और शब्द है जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन समझने में भूल है। पुरुषोचित हम एक शब्द लिखते हैं, पुरुषोचित, और उसी की तर्ज पर, उसी की देखा देखी स्त्रियोचित भी लिखना शुरू कर दिया। ये स्त्रियोचित काम नहीं है। दरअसल इस बात पर हमारा ध्यान नहीं गया कि पुरुष तो अकारांत शब्द है, इसके अंदर, इसके अंत में तो अ है, लेकिन स्त्री में अ नहीं है, यहाँ तो ई है। अगर हम इसके सामने उचित लिखते हैं तो संधि होती है गुण संधि, पुरुषोचित, ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ गुण नहीं होगी, यहाँ तो यण संधि होगी। ये उचित यदि हम यहाँ लिखेंगे तो ई को ये बन जाएगा और शब्द बन जाएगा ये स्त्रियोचित, जो बोलने में भी कठिन है, लिखने में भी हम उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं देखते। लेकिन अध्यापक होने के नाते हम यदि कोई लिख के लेके आता है स्त्रियोचित, उसको समझा तो सकते हैं कि भाई सही शब्द तो स्त्रियोचित होता है, वरना अलग अलग स्त्री डैश दे के उचित लिखें। तो इस तरह कुछ शब्द गलत लिखी जा। अच्छा, एक और शब्द जो मैं प्राय देखता हूँ, और कुछ हमारे साथी भी चरमोत्कर्ष लिखते हैं, उनका लेखन ये चरमोत्कर्ष। लेकिन मित्रों, चर्म का अर्थ तो चमड़ा होता है, वो चरम नहीं। हमें लिखना ही शब्द पूरा चाहिए, चरम, चरम, आनंद की जो उच्च स्तर का है। उसके बाद उत्कर्ष है, तो चरमोत्कर्ष, रे पूरा बोलना ही पड़ेगा, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। और जब बच्चों के सामने हम ऐसा बोलेंगे तभी वे शुद्ध लिख सकेंगे, वरना फिर जो ऊपर चला गया, यहाँ तो चमड़े का उत्कर्ष हो गया। और ये हमारा अभिप्राय नहीं है कि हम वैसा लिखें। एक और हमारी संधिजन्य गलती होती है कि हम लिखते हैं हित और आगे इच्छु है या इच्छुक है, जो भी, तो शब्द तो बनेगा हितेच्छु, गुण संधि हो जाएगी ही ते छु। लेकिन कुछ साथी हितेच्छु कर देते हैं, दो मात्राएं लगाते हैं, जो अशुद्ध हो जाता है। इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस शब्द का प्रयोग संभल करके करें, और बच्चों को इस संधि के समय भी ये शब्द बता दें कि बेटा कभी कुछ लिखना हो तो हितेच्छु इस तरह से लिखना। संधि में ही एक और शब्द जिसकी मैं कई जगह मैंने देखा, और अब धीरे धीरे इसका विस्तार होता ही जा रहा है, वो मृत्योपरांत लिखते हैं। ये जो लिखना है ये है मृत्योपरांत, ऐसा लिखते हैं। लेकिन संरचना के आधार पर तो ये शब्द बनता ही नहीं। यदि इसकी हम रचना देखेंगे शब्द की, तो पहला शब्द है मृत्यु, ये, और दूसरा है उपरांत, ऊ और ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो जाएगा, यानी मृत्यु, ये मृत्युपरांत ये होगा। तो ये शब्द अशुद्ध है, जो प्राय बहुत देखने में मिलता है। हम इस पर भी ध्यान देंगे कि मृत्युपरांत लिखेंगे, मृत्योपरांत नहीं। और
इसी तरह एक शब्द बार बार लिखा है तदोपरांत। वो तदोपरांत शब्द भी अशुद्ध है। तत् शब्द है, तत् मूल शब्द है त, और ये त, ये हम ये जानते हैं यदि इस हल चिन्ह वाले त के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाएगा, अ, आ, ई, उ, कोई भी स्वर आ जाएगा तो इस त को द हो जाता है, यानी ये तत् तद बन जाता है ये। और इसके बाद है उपरांत। तो ये द जब ऊ में मिल जाएगा तो तदु हो जाएगा, तदुपरांत तदो नहीं होगा। जो भूल से हम तदोपरांत करते हैं ये नहीं होना चाहिए। एक जब भी बच्चा फॉर्म भरता है और कई बार तो उस फॉर्म पर भी ये लिखा रहता है अभ्यर्थी, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन जब इसके निर्माण की, इसकी संरचना की या दो शब्दों के उस संधि को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि अभी और अर्थी है। अर्थी, इस ई को जब ये होगा तो अ, भ और ये। अब आगे अ है तो ये अ में मिलेगा। आ होता तो फिर आ हो जाता। अब आ नहीं है तो अभ्यर्थी ऐसा होना चाहिए। अभ्यर्थी ये शब्द नहीं बात बन पाएगी। एक इसी तरह का ये शब्द है अनाधिकार, जो प्राय सरकार के जो दस्तावेज आते हैं या सड़कें हैं वहाँ अनाधिकार लिखा होता है। लेकिन अभी जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि अधिकार शब्द है और उस अधिकार से पहले ये मैंने लिखा अधिकार, इससे पहले अन, क्योंकि अ है, स्वर है, स्वर से पहले अ नहीं बल्कि अन होगा। और ये न जब अ में मिल जाएगा तो अनधिकार, अनधिकार शब्द बनेगा। ये जो अनाधिकार लिखते हैं इसकी संभावना तो है ही नहीं, ये आ कहाँ से आया। इसीलिए इस शब्द को भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। और यदि बच्चा कहीं देख करके, क्योंकि बच्चा देख करके बहुत सीखता है। आप देखेंगे कि जगह जगह शादी के कार्डों पर या कहीं दीवारों पर आशीर्वाद लिखा होता है। वो गलत लिखा है तो बच्चा उसे गलत ही लिखना शुरू कर देगा। ये अनाधिकार भी कई जगह देखता है वो, तो ये भी गलत लिखेगा। और आप जानते हैं दवाइयाँ सब जगह मार्केट में बड़ी ई से लिखी, और आप ये भी जानते हैं कि बहुवचन में तो ई का ह्रस्वीकरण हो जाता है। तो ये बात भी बच्चे को बार बार बतानी पड़ेगी। एक बार के बताने से सुनो एक बार यदि बताने से काम चल जाता तो टीवी पे सारा दिन ऐड चलता रहता है। वो फेयर एंड लवली 100 बार आता है दिन में। क्यों? ताकि हमारे दिमाग में कहीं न कहीं वो हिट हो जाए। अब बच्चे के सामने कई बार मैं बार बार करना पड़, माने महीने में 2 बार 3 बार अगर ये बात आ जाती है तो फिर हमें लगता है कि शायद बच्चा भी उस बात को पकड़ लेगा, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। हम ये एक और शब्द इसके बारे में कोई सज्जन चर्चा कर रहे थे। अंतर शब्द हैं 2। एक तो ये है अंतर, ऐसा हल चिन्ह के साथ, और दूसरा है अंतर, इसके साथ। ये जो शब्द है अंतर, यदि शब्द के बाद में आता है तो इसका अर्थ हो जाता है दूसरा। जैसे
मेरे भाई देशांतर गए, यानी दूसरे देश में चले गए। तुमने जो बात कही है प्रकारांतर से, इन्होंने भी वही बात कही है, प्रकारांतर दूसरे प्रकार से, यानी बाद में आता है तो इसका अर्थ दूसरा हो जाता है। लेकिन अगर ये पहले आ जाता है तो इसका शब्द दूसरा तो है लेकिन अपने आप भी शामिल हो लेता है। हम देखते हैं अंतरराज्यीय या राष्ट्रीय, इसका मतलब ये हुआ ये राष्ट्र भी और दूसरे राष्ट्र भी इंटरनेशनल, जिसे अंतरराष्ट्रीय। लेकिन यदि इसे हम लिखेंगे तो यहाँ राष्ट्रीय, तो जाहिर है कि ये रेफ जो है ये शिरोरेखा पर होगा। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ होगा विद इन द कंट्री। जैसे अंतर्देशीय पत्र है, हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ अंतर्देशीय पत्र लेते हैं तो वो हरा सा लिफाफा दे देते हैं। तो जो अंतर्देशीय पत्र है ठीक उसी तरह से देश की जगह राष्ट्र शब्द आ गया। अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के भीतर, विद इन द कंट्री, ये उसका अर्थ होगा। और ये होगा अनेक दूसरे देश भी और अपना देश भी, ये सामूहिकता को पेश करता है। तो इन दोनों के अंतर को भी यदि हम समझा दें तो बच्चा, जैसे मान लिया आपके विद्यालय में कोई प्रतियोगिता हो रही है, केवल आपके विद्यालय में, तो अंतर विद्यालय है, और यदि दूसरे विद्यालय भी आ रहे हैं तो अंतर विद्यालय। इन दोनों शब्दों के बारे में भी सोच समझ करके प्रयोग करने की ज़रूरत होती है और बच्चा सही तरीके से उसका प्रयोग कर सके, ऐसा हमारा लक्ष्य है। ये हम बरकरार रखें, बराबर बनाए रखें, ताकि बच्चा शुद्ध लिख सके। मित्रों, हमारी पाठ्यपुस्तक में कई बार गलती से शब्द टूट जाता है और उस टूटे हुए शब्द को किसी न किसी रूप में अध्यापक पहचानता है, उसके बाद उसे ठीक करता है। अनेक तरह के शब्द हमारे पास हैं, कहीं संधिजन्य गलतियां हैं, कभी समासजन्य गलतियां हैं, कभी प्रत्ययजन्य गलतियां हैं। हाँ, एक चीज़ और कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप एक प्रत्यय समझाते हैं, एक प्रत्यय, उस एक प्रत्यय में एक समझने वाली बात है। मैं एक शब्द लिखता हूँ नीति, और आगे लिखा मैंने इक, तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि यहाँ दीर्घ हो जाता है। पहली बात तो ये कि दीर्घ नहीं होता, वृद्धि होती है। दीर्घ तो ये पहले से है। इस नी को नए बनता है, ये वृद्धि है, नया होना, नए। और तिक, अब सोचने की बात यह है, एक ई तो ये है, दूसरी ए ये है, तो दोनों को मिलकर के दीर्घ ई हो जानी चाहिए थी, यानी शब्द बनना चाहिए था नैतिक, लेकिन बनता तो नैतिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्वर को वृद्धि हुई लेकिन अंतिम स्वर का लोप हो गया, और लोप होने के बाद ये त इस ई में मिला, तब जाकर के शब्द बना नैतिक। समाज है, मैंने लिखा स मा ज, और आगे लिखा मैंने इक, तो इसको वृद्धि हो गई, सा बन गया, सा मा। लेकिन ये ज और ई ये मिलकर के तो ये सामाजिक होना चाहिए था, और सामाजिक तो होता नहीं, इसलिए इस पहले इस ज में जो अ है उसका लोप हुआ, वो समाप्त हुआ, तब जाकर के ई में मिला और शब्द बना सामाजिक। ये हम बच्चों को जब ये एक प्रत्यय सिखाते हैं तो केवल एक बात बता के छोड़ देते हैं, दूसरी जो बात है वो बताते नहीं। कुछ प्रबुद्ध बच्चों के दिमाग में आती है कि ये अगर उसने संधि सीखी है कि यहाँ गुण संधि हो जाती, यहाँ दीर्घ संधि हो जाती, तो फिर शब्द तो कुछ और तरीके का बनता। इसलिए हमें थोड़ा सा शब्द के निर्माण पर, कैसे बनता है शब्द, संधि क्या होती है, प्रत्यय कैसे होते हैं, उपसर्ग लग करके क्या रूप बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उपसर्ग लगा रूप बदल गया।
अब कई बार आप देखें, और हिंदी में तो प्रचलित हो ही गया है, एक शब्द चलता है बहुत, कि वह बहुत निर्दयी है। यानी ये शब्द, ये शब्द चलता है निर्दयी। पर आप ये देखेंगे कि एक शब्द मैंने लिखा लज्जा, एक शब्द लिखा मैंने करुणा, एक शब्द मैंने लिखा आभा या आशा, और एक मैंने लिखा दया। मैंने 4 शब्द लिखे, सब के अंत में आ है। सभी शब्द भाववाची शब्द हैं। जब इनसे पहले निर उपसर्ग लगाते हैं तो निर्लज्जा नहीं, निर्लज्ज, बड़ा निर्लज्ज है। निष्करुण नहीं, बल्कि निष्करुण, निष्करुणा नहीं, निष्करुण। इसी तरह से निर आशा नहीं, निराश, ये आ समाप्त। और निर्दया नहीं, निर्दय। अगर ये निर्दय है तो निर्दयी कहाँ से हुआ? लेकिन हिंदी में खूब प्रचलन है, जगह जगह हम इसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, स्वीकार हो रहा है, समाज स्वीकार कर लेगा। लेकिन संरचना के स्तर पर शब्द बनता है निर्दय। तो मित्रों, आज हमने कुछ शब्दों पर चर्चा की और इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक पर चर्चा करेंगे, योजक चिन्ह पर चर्चा करेंगे और संधि और समास पर भी चर्चा करेंगे। आनंद के साथ सीखने सिखाने के इस धारा को, इस श्रृंखला को हम बनाए रखेंगे और श्रृंखला को बनाए रखेंगे, लेकिन उच्छृंखल नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं किसी और दिन और इंतज़ार में। दरअसल ये आपका धरोहर है मेरे पास, पर रखूँगा नहीं, बताऊँगा, इसलिए इसे समाप्त नहीं करते, मुलतवी करते हैं अगली मीटिंग के लिए। शुक्रिया।